हिंदी एजुकेशन पॉइंट चैनल से जुड़ने वाले तथा हिंदी प्रश्नावली में प्रतिभाग कर अपने ज्ञान को और सुदृढ़ करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो सप्ताह है ये एक त्यौहार वीक चल रहा है, लेकिन आप थोड़ा समय अपनी पढ़ाई के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि ये समय, ये जो टाइम पीरियड है ये हमारे कैलेंडर से गायब नहीं होगा। इसमें भी हमारे दिन कम हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटों में कम से कम कुछ एक समय ऐसा ज़रूर निकालें जिसमें आप अपने तैयारी को मजबूत बना के रखें। अगर कोई कहता है किसी तथ्य पर कि वो बहुत बिजी है, तो याद रखिए, बिजी कोई कब कितना भी हो, वो अपनी चीज़ों के लिए समय निकाल लेता है जो उसको पसंद आती हैं। तो ऐसे ही अगर आपके लिए, आपके जीवन में आपका अध्ययन, आपकी पढ़ाई आपको पसंद है, तो आप कैसे ना कैसे करके इसके लिए समय ज़रूर निकालेंगे। जैसे मैं भी बहुत बिजी हूँ, लेकिन मुझे हिंदी से संबंधित प्रश्नावली बनाना, उसको यूट्यूब पे डालना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए देखिए, मैंने अपने बिजी शेड्यूल से इसके लिए समय निकाला। तो बिजी कहना किसी काम को टालने के लिए, ये उस व्यक्ति का उस कार्य के प्रति अरुचि है, ना कि उसकी व्यस्तता। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में, और आप सब लोग, ये 30 प्रश्न हैं, कोशिश करें कि 30 में से कम 25 प्रश्न आपको आते हों। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आपको और मेहनत करनी है। और जितने भी अभी तक मैंने वीडियोस यहाँ पे डाले हैं, प्लेलिस्ट पे जाके देखिए, हर वीडियो में एक नया प्रश्न है। अगर कोई प्रश्न उस तथ्य से रिपीट होता भी है तो वो आपके ज्ञान को और स्थायी और सुदृढ़ बनाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार अब सामान्य हो चुका है सभी सिलेबस के लिए, चाहे वो यूकेपीएससी हो, चाहे वो यूकेएसएससी हो, ठीक है। तो देखिए, अलंकार की थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है। वर्ण मतलब जैसे माना लिखा है माला, अगर माला लिखा है तो ये वर्ण है, ठीक है। वर्ण की रिपीटेशन अगर होगा तो रिपीटेशन मीन्स आवृत्ति होगी, दोहराव होगा, तो अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अगला लिखा है श्लेष अलंकार। अगला लिखा है श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार में क्या होता है? ठीक है, श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आएगा, ठीक है। शब्द एक बार आएगा, एक ही बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे, क्योंकि श्लेष का अर्थ होता है, देखिए, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। यानी कि एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके होंगे, तो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण है, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। तो सुवर्ण मतलब स्वर्ण भी है, अच्छा वर्ण भी है, अच्छा रंग भी है। तो सुवर्ण के यहाँ पर 3 अर्थ हैं। सुवर्ण, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि, कवि किसको ढूंढेगा? अच्छे वर्ण ढूंढेगा। व्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब जो अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है, उसे व्यभिचारी कहा जाता है। तो वो क्या ढूंढेगा? अच्छा रंग ढूंढेगा। सुवर्ण, देखिए बहुत सारे अर्थ बन रहे हैं ना इसके। और व्यभिचारी चोर, चोर सुवर्ण, स्वर्ण माने सोना। तो हमने सुवर्ण के 3 मीनिंग बताए। ये तो हुआ श्लेष अलंकार का उदाहरण। अब हम प्रश्न में आते हैं। तो प्रश्न है कि देखिए, अब ना ये अनुप्रास अलंकार है ना श्लेष है, ए बी दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी, यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या होता है? देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आई, देखिए आ रहा है ना, एक शब्द एक से अधिक बार, मन का 2 बार आया, और लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे दी गई पंक्तियों का अर्थ है, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों का बदले या फेरे, ठीक है। मतलब देखिए, अब माला फेरत जुग भया, समय बीत गया, माला फेरते फेरते गया ना मन का फेर। हमारे मन का जो फेर, हम ईश्वर को क्यों याद करते हैं? कि हमारे मन में जो फेर चल रहा है वो हट जाए। लेकिन कर का मन का डारी के,
फिर भी वो मन नहीं, फेर नहीं गया, तो कर का मतलब कर माने हाथ, हाथ का मन का मतलब वही दाना, उसको डाल दी, मन का फिर अपने मन से ईश्वर का स्मरण कर। अगर हमारा फोकस इसमें होगा कि हमें 108 बार भगवान का नाम लेना है, तो हमारा फोकस भगवान के नाम पे, भगवान के प्रति नहीं होगा, उस काउंटिंग के प्रति होगा। तो कबीरदास जी जो थे वो बाह्य आडंबर का बड़ा विरोध करने वाले थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है, यमक अलंकार। ठीक है, एक शब्द 2 बार आएगा और दोनों ही बार अलग अर्थ होगा, अलग अर्थ होगा। ठीक है, जिसे आपको मैं एक और समझा देती हूँ। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर भी 2 बार आ रहा है, देखिए घटा घटा। तो एक घटा का मतलब बादल, एक घटा का मतलब है घटा, कम करना। ठीक है, इसमें यमक अलंकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ? देखिए, आप खुद से भी अनुमान लगाइए, आंसर ना देखिए। आई होप मैं अगली बार कोशिश करूँगी कि ये आंसर इसमें ना दूँ, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मैंने आपको लोकोक्ति संबंधी एक ट्रिक बताई थी कि जब भी लोकोक्ति मुहावरे वाले शब्द आपके ऑप्शन में हो तो वो आंसर नहीं होगा। देखो, गाड़ी लिखा है तो उसको कट कर दो। ठीक है, वाहन लिखा है, इसको कट कर दो। उपरोक्त में से कोई नहीं, अभी नहीं देखते। अब एक कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो पद क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषण बताता है उसे कहते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी? क्रिया विशेषण की बात हो रही है। और क्रिया विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। एक है रीतिवाचक, एक है स्थानवाचक, एक है कालवाचक और दूसरा है परिमाणवाचक। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करिए। रीति माने होता है मेथड। ठीक है, मैं आपको अपना शॉर्ट मेथड बताती हूँ। रीति माने होता है मेथड, स्थान माने होता है प्लेस, काल माने होता है टाइम यानी कि समय, और परिमाण मैंने आपको बताया ना, नेक्स्ट 4 होते हैं। परिमाण में आप लगा दिए क्वांटिटी यानी कि मात्रा। तो MPTQ, ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अब मैंने मेथड माने किसी क्रिया को करने की विधि, मतलब कैसे हो रहा है, कोई भी काम कैसे किया जा रहा है, अच्छे से किया जा रहा है, बुरे से किया जा रहा है ना। जैसे मैंने कहा मैं धीरे धीरे गाती हूँ, गाने की विशेषता धीरे धीरे। और स्थान, मैं यहाँ अंदर गाती हूँ, मैं अंदर गाती हूँ, अंदर माने स्थान। ठीक है, काल, मैं सुबह गाती हूँ, मैं सुबह गाती हूँ। ठीक है, और परिमाण माने मैं बहुत गाती हूँ। तो ये MPTQ, ये इसके विशेषण है। देखिए, अब हम आते हैं प्रश्न में, ये आप समझ गए होंगे। तो जो पद क्रिया के होने की रीति यानी कि मेथड को बताएगा तो वो क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसके स्थान पर अगर था कि स्थान बताया था तो वो स्थान होगा, समय बताता है तो काल होगा, मात्रा बताता है तो परिमाण होगा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, पुनरुक्त शब्द का चयन कीजिए। अब पहले समझ लीजिए कि पुनरुक्त का मतलब क्या होता है। पुनः उक्त मतलब ऐसा उक्त, ऐसा कथन या ऐसा शब्द जो दोबारा आया है। पुनः उक्त तो क्या बना? पुनरुक्त। तो देखिए, गाँव गाँव, गाँव गाँव रिपीट हो रहा है, काले काले रिपीट हो रहा है। तो ए और बी यानी कि सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। अगर यही अलंकार की दर्शन है तो उसको पुनरुक्ति प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। समाज से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो बनाई है, आप अच्छे समझते होंगे। और ये देखिए, फिर ऐसी ट्रिक आ रही है कि समास में पूर्व पद अव्यय हो। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब पहला पद अव्यय हो तो क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। थोड़ा द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं, मैंने आपको बताया था, जहाँ पर योजक चिन्ह की जगह, ये योजक चिन्ह की जगह और या आ जाए। ठीक है, और या आ जाए। जैसे आपको बताती हूँ, देश भक्त। देखिए, इसकी जगह और नहीं आएगा, क्या आएगा? का आएगा, देश का भक्त। तो ये द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, ये तत्पुरुष समास है। और ऐसी अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ, राजा रानी, तो राजा की रानी नहीं होगा, राजा और रानी। ठीक है, राजा और रानी, तो ये होगा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में और होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण और विशेष्य। ठीक है, विशेषण जैसे नील गगन, नील गाय। तत्पुरुष समास अभी मैंने आपको बताया कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
अविभाव समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य होता है। तो नीलकमल में विशेषण विशेष्य है। काली मिर्च, मिर्च जो काली है, ठीक है। मुखचंद्र, चंद्रमा के समान मुख है। तो तीनों में क्या है, कर्मधारय समास है। और रसोई घर क्या है, रसोई के लिए घर, इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, यही सब चीज़ उसमें लिख के भी बताया गया है। नीलकमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास। काली है जो मिर्च, कर्मधारय समास। मुख, चंद्रमा के समान मुख या मुख है जो चंद्रमा, तो क्या है, कर्मधारय समास। तो रसोई घर इज द राइट आंसर, तत्पुरुष समास इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले वाक्यों, यहाँ पर वाक्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा पद, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, अब आप समझिए। पहले मैं बात क्या हो रही, क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच शब्द जो पाए जाते, जैसे मैंने कहा राम ने रावण को मारा। देखिए ये संज्ञा है, ये संज्ञा है, ये क्रिया है। अब संज्ञा और क्रिया के बीच के संबंध को क्या दिखा रहे हैं, ने और को। अगर ये होंगे ही नहीं तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो यही क्या होते हैं, बताइए क्या होते हैं, कारक होते हैं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, कारक। कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेड़ से कई आम गिरे वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए अभी हमने पढ़ा, तो कारक से संबंधित प्रश्न आते हैं, ध्यान रखेंगे। देखो संबोधन में क्या होता है, अरे पेड़ से आम गिरा, अरे अगर अंडरलाइन होता तो अरे संबोधन। संबंध काके की अपादान से अलग होने पर, देखिए यहाँ पर पेड़ से आम अलग हो रहे हैं, तो कौन सा कारक है, अपादान कारक है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। युग्म माने जोड़ा। मोहन मेरा भाई है और अंडरलाइन किया है, वह चमोली में रहता है। वह अन्य सर्वनाम है, करेक्ट। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह, करेक्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई आया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए समझिए कि अन्य सर्वनाम कैसे हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, देखिए सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो बताया है। तो जो अन्य सर्वनाम होता है, इसमें एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला, यानी कि मैं और तुम सुन रहे हैं, और हम बात किसकी कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी तीसरे की बात करें उसको बोलते हैं अन्य सर्वनाम, ठीक है। मैं जैसे आपको बता रही कि मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, हम उसकी बात करें थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन अन्य सर्वनाम। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। वह माने इशारा करना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। और दरवाजे पे कोई आया है, कोई आया है तो मतलब अनिश्चित है, कुछ भी पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सारे युग्म सही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब इसी में यही एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बोल के बताया, ठीक है। मैं आपको ये थोड़ी देर पॉज करके दिखा देती हूँ, आप चाहे इसको वही पढ़ सकते हैं, वही चीज़ है। अगला प्रश्न है, विशेषण विशेष्य की मापतोल का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था विशेषण विशेष्य, अब है विशेषण की बात। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण भी है ना, गुण, संख्या, परिमाण। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, परिणाम लिखा है, लेकिन आंसर दिया है ए, तो ए नहीं होगा, आंसर होगा डी, क्योंकि परिणाम मान तो रिजल्ट होता है, संख्या माने नंबर, गुणवाचक माने क्वालिटी, ठीक है, और परिमाण माने क्वांटिटी, यही है इसका आंसर। परिमाण है, परिणाम माने तो रिजल्ट हो गया, ये नहीं है आंसर। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, परिमाणवाचक विशेषण। अब विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण क्यों कहा, जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण, देखिए यहाँ सही लिखा है, परिमाण, मापतोल और मात्रा का बोध होता है, परिमाणवाचक, यहाँ पे गलत लिखा है, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 1 किलो घी है, अभी 5 किलोमीटर चलना है, कम लोग की भीड़ थी, उसकी दुकान में बहुत मिठाई रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण। 50 का डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। अब आप समझिए, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है। तो कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, कंजक्शन वर्ड का प्रयोग होता है, और या ऐसे, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है, ट्रिक बता दी है। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, इसमें कोई और का प्रयोग नहीं हुआ है। बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, और है। राम कल बद्रीनाथ जाएगा, और है। आप चाय पीएंगे या कॉफ़ी, ये भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए, शीला आपको बड़ा भाई मानती, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य नहीं है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा,
संयुक्त वाक्य से 2 सरल वाक्य बनते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक है, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती, ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए कैसे। पिताजी प्राय घूमते हैं, और ये तो संयुक्त वाक्य है। पुलिस ने चोर को पीटा, ये सरल वाक्य है। यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो सारी, यदि, अब देखो वर्षा होने पर फसल डिपेंड कर रही है, तो यही क्या है? आंसर है हमारा सी इज़ द राइट आंसर। ये सरल वाक्य है, तो मिश्र वाक्य कौन सा है? सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो संक्षेप सूचक, या इसको क्या बोला जाता है? लाघव, लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह भी बोला जाता है, यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना पंडित, ये तो ये लाघव चिन्ह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दांत काटी रोटी होना, है ना, ये तो फेमस मुहावरा है। देखिए, अब मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रयोग हो रहे हैं उनका, जो मुहावरे के शब्द हैं वो आंसर में नहीं होने चाहिए। तो मजबूत दांत होना, दांत है इसमें, कट, दांत इसमें भी है कट, और रोटी खाना ये भी कट। तो बचा क्या? ये अधिक मित्रता होना या अत्यधिक घनिष्ठता होना इज़ द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोबर गणेश होना, देखिए यहाँ भी वही हम ट्रिक अपनाते हैं। गोबर गैस बनाना गलत, बायोगैस गलत। अब हमारे पास बचे 2, और सभी जानते हैं विद्वान को नहीं भाई, मूर्ख को कहा जाता है गोबर गणेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला अलंकार से है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेर होए। यहाँ पर बारे के 2 मीनिंग है, शब्द एक ही है, 2 मीनिंग है। तो जहाँ पर मैंने आपको बताया था एक शब्द में अर्थ एक से अधिक हो, चिपके हुए हो, तो वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, बड़े के भी 2 मीनिंग है। अब कैसे हैं देखिए, शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग हो, अलग अलग हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे इसका अर्थ है, रहीम की पंक्ति है कि दीपक और कुपुत्र की दशा एक सी होती है ना। दीपक माने दिया और कुपुत्र माने बुरा पुत्र। तो जिस प्रकार दीपक जलने पर उजाला होता है और कुपुत्र बचपन में घर का उजाला समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके 2 मीनिंग है। परंतु जैसे दीपक बुझे में अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार कुपुत्र के बड़े होने पर उसके कुकर्मों की वजह से परिवार में अंधकार छा जाता है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, बारे के भी 2 मीनिंग है, बड़े के भी 2 मीनिंग है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये मीनिंग है, आप इसको देख सकते हैं, मैं पॉज करके रख देती हूँ, आप देखना। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वाक्य नहीं होगा, शब्द होगा भाई, शब्द। शुद्ध शब्द क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। ए इज़ द राइट आंसर, आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, र वाद, तो जिस वर्ण से पहले उसका उच्चारण होता है उसी वर्ण के ऊपर वो र लगता है, ये याद रखेंगे आप। तो र, आशीर्वाद, तो व से पहले लग रहा है उच्चारण में, तो व के ऊपर र लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सम्मार्ग, सन्मुख, सौहार्द, उपरोक्त सभी अशुद्ध हैं। उपरोक्त सभी अशुद्ध हैं भाई, अब उपरोक्त अशुद्ध हैं, इसका डी राइट आंसर है। तो सम्मार्ग कैसे लिखते हैं? सम्मार्ग नहीं होता है, क्या होता है? सन्मार्ग, सन्मार्ग। इसमें व्यंजन संधि है, सत प्लस मार्ग। कैसा मार्ग? अच्छा मार्ग। ठीक है, सन्मार्ग लिखा जाता है, आप देख सकते हैं, सम्मार्ग नहीं सन्मार्ग लिखा जाता है। और अगला आपको बताती हूँ, अगला है सन्मुख। सन्मुख नहीं होता है, क्या होता है? सम्मुख, सम्मुख। ठीक है, ये वाला। और सम्मुख का मतलब होता है सामने। ठीक है, अगला बताती हूँ, सी सौहार्द लिखा है ना, सौहार्द ऐसे लिखते हैं, सौहार्द। अभी आपको बताया ना मैंने, सौहार्द, हार्द, तो द के ऊपर र आएगा, क्योंकि द से पहले र का उच्चारण हो रहा है। सौहार्द का मतलब क्या होता है? मैत्री या दोस्ती। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी, उपरोक्त सभी अशुद्ध है। मैंने आपको शुद्ध रूप इनके बता दिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में यण संधि वाला, यण संधि आपके सिलेबस में है। तो अति, अधिक, ई और य, अत्यधिक, ये भी यण संधि है। सुआगत, ये भी यण संधि है। तो सी हमारा राइट आंसर है। ये दोनों यण संधि वाले हैं। और संधि से रिलेटेड अगर आप डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत प्लस मत, त म बन के आधा न बना, यानी कि त थ द, देखो त वर्ग का पंचम न हो गया। तो त किस में परिवर्तित हो रहा है? न में परिवर्तित हो रहा है। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द का चयन कीजिए। यौगिक का मतलब क्या होता है? योग होना, यानी कि 2 शब्द योग हो रहे हैं। सेनापति 2 शब्द हैं। अनुशासन 2 शब्द हैं। चतुर आई, ठीक है, ये भी 2 शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी। ये सभी क्या है? यौगिक शब्द हैं। यौगिक माने 2 शब्दों का योग। आप इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये है, वही सब चीज़ें लिखी हैं, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द, देखो संकर कहते हैं। संकर का मतलब क्या होता है? जैसे एक शब्द, जैसे रेलगाड़ी का उदाहरण दिया है यहाँ पर। रेल शब्द अंग्रेजी है, गाड़ी शब्द हिंदी है, मिलके क्या बना? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी जो शब्द बना वो क्या हो गया? वो संकर शब्द है, वो संकर शब्द है, ठीक है। 2 अलग अलग भाषाओं को मिलाकर अगर एक शब्द बनाया जाए उसे क्या हो जाता है? संकर शब्द। देखिए संक्रमण कहते हैं ना, संक्रमण में क्या होता है? संक्रमण मतलब वो होता है फैलना, कि जब 2 लोग आपस में मिले और कोई चीज़ फैल गई, तो वही संकर, उसी से संकर है ना, मतलब 2 अलग अलग भाषाओं से मिला एक नया शब्द, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकाश का पर्यायवाची है, नभ भी है, शून्य भी है। तो ए और बी दोनों, प्रभु तो ईश्वर हो गए। आकाश के अन्य पर्यायवाची भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य, अर्श। कहते हैं ना अर्श से फर्श तक, तो अर्श माने आकाश, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ललना, कांता, अंगना और कामिनी किसके पर्यायवाची हैं? तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन नंबर बी, स्त्री के पर्यायवाची हैं। स्त्री के अन्य पर्यायवाची भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी, सुंदरी, कांता, ठीक है। तो कांता, अंगना, कामिनी ये शब्द किसके हैं? स्त्री के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुटिल शब्द का विलोम क्या है? देखो कुटिल और कठिन तो सेम हो गया, जटिल भी सेम हो गया, कष्ट, दुख हो गया। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, सरल। कुटिल का विलोम क्या होगा? सरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाह्य शब्द का विलोम क्या होगा? पहले आप समझिए, गाह्य का मतलब, गाह्य मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है। तो घर इसका नहीं है, घर क्यों होगा, ठीक है। त्याज्य माने होता है छोड़ना, और अग्राह्य मतलब होता है ग्रहण नहीं करना। तो दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो गाह्य यानी कि अग्राह्य ग्रहण नहीं करना, और त्याज्य माने छोड़ना, तो दोनों एक ही अर्थ होते हैं। तो बी और सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। देखिए आपको कृत करके कन्फ्यूज किया है। जब लेन तो पहले लग गया ना, तो लेन प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो लेन तो है नहीं, देन भी नहीं है ना, नौ तो है ही नहीं, तो दार है। और कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो क्रिया शब्द से बनते हैं। देखो देनदार मतलब देना, लेनदार मतलब लेना, देना लेना क्रिया है, तो कौन सा प्रत्यय हुआ? कृत प्रत्यय हुआ। मैं प्रत्यय वाली वीडियो डाली, आप उसको जरूर देखें, प्रत्यय और उपसर्ग वाली। तो हमारा राइट आंसर क्या है? दार। लेनदार देनदार में कौन सा प्रत्यय है? दार प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, बा अदब बाकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत, हिंदी और आगत या विदेशी भी कहा जाता है। तो इसमें बा उपसर्ग है, बा है विदेशी उपसर्ग है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर दिया है कि आगत उपसर्ग अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के होते हैं। इसमें अंग्रेजी की भी होते हैं, अंग्रेजी भी उसमें शामिल होगा, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? विदेशी उपसर्ग होते हैं। इनके कई सारे उदाहरण आप इसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रशासन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, बहुब्रीहि समास का उदाहरण चयन कीजिए। दशानन, रावण, गजानन, श्री गणेश, नीलकंठ, शिवजी। तो जहाँ पर देखिए तीनों का ये जो लिखा है उससे बिल्कुल ही भिन्न हमको नाम याद आ रहा है। तो ऐसे में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, और इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये देखिए लिखा भी है ना नीचे, इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है, और विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है, तो वो क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और आगे भी जुड़ते रहेंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष, किसी एक विषय पर, किसी पॉइंट पर, किसी शीर्षक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कोई तथ्य अगर समझ में ना आ रहा हो। तो वैसे आप प्लेलिस्ट से चेक करें तो बहुत सारी चीज़ें आपके प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि हर वीडियो में नया प्रश्न है और उसके साथ एक कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। तो आप सभी मेहनत करें, पढ़ाई करें, ठीक है, अपना 100% दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।